देखिए, पिछले 43 दिन से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ उनका ये आंदोलन जारी है। सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक बेनतीजा बातचीत रही है, कोई समाधान निकला नहीं है। दिल्ली में अलग अलग बॉर्डर पर किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसके जरिए किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि आज का ट्रैक्टर मार्च दरअसल 26 जनवरी की झांकी है। 26 जनवरी मतलब जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, उस दिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा किसानों की तरफ से। अगर समाधान नहीं निकालती है सरकार किसानों की समस्या का, तो ये एक तरीके से किसानों की तरफ से हुंकार भरी जा रही है। किसानों का कहना है कि आज का ट्रैक्टर मार्च उसी का एक रिहर्सल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, कल किसानों की सरकार से 9वें दौर की बातचीत होनी है। उससे ठीक पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी ताकत दिखा दी है। किसानों का संदेश साफ है, कानून वापस नहीं लिया गया तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब ये 8 तस्वीरें आपके सामने, इनके जरिए आप देख सकते हैं किसान किस कदर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज के ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों ने एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि वो 26 जनवरी को क्या करने जा रहे हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के बाद सीमा पर किसान आज से भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। देखना यह होगा कि क्या 26 जनवरी को ऐसा होने से पहले कल की बैठक में गतिरोध का कोई हल निकल पाता है। अच्छा, किसान नेता है राकेश टिकैत, उनका कहना है कि कल सरकार से बातचीत है, उसके बाद ही अगली रणनीति तय होगी, आगे की रणनीति तय की जाएगी। उनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक रावत ने। हमारे साथ इस समय किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सर, अब जो आपका ये काफिला है ट्रैक्टर रैली का दादरी पहुंच चुका है, तो अब आगे यहाँ से कहाँ आगे बढ़ेंगे आप? आगे नहीं बढ़ते, कुछ ये वापसी हो जाएंगे यहाँ से, यहीं रोक रहे, और कुछ लोग आगे जा रहे उनको रोक रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ से वापस फिर यूपी गेट वहीं चल जाएंगे। तो ये आपने सुना किसान नेता राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि अब यहाँ दादरी पर आकर जो है ये रैली को समाप्त किया जा रहा है। कुछ लोग आगे पलवल जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये समझाया जा रहा है कि वो आज पलवल ना जाएं, यहाँ से वापस गाजीपुर यूपी गेट वापस पहुंचेंगे और कल फिर जो सरकार से बात होनी है उसके लेकर भी आगे बात करेंगे। जैसा अभी राकेश टिकैत जी ने बोला है कि कल दोपहर 2 बजे के आसपास जो है समय है केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत का। कल की बात के बाद फिर आगे का कदम लिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज की एमपी रोड। तो किसान नेता को तो आपने सुन लिया। वहीं बीजेपी के सांसद अनिल जैन कह रहे हैं आंदोलनकारी किसानों में आड़ती ज्यादा शामिल है, जिन्हें किसानों की कोई फिक्र नहीं है। सरकार बहुत संवेदनशील है और केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ये कानून लाए हैं, किसी का व्यक्तिगत हित इसमें नहीं है। 70 साल से किसानों के लिए हित के कानून आए नहीं थे। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट भी सरकार ने एक तरह से लागू की, एमएसपी पर 1.5 गुना पैसा भी दिया, और किसान की आमदनी कैसे बढ़े इसके लिए सतत प्रयासरत है सरकार। इसी के तहत ये व्यवस्थाएं की गई कि सरकार किसान का माल सही दामों में बिके, जिससे उसके पास सही पैसे पहुंचे। अब दुर्भाग्य है कि लोगों ने इसको सही दिशा में नहीं लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मेरी भी कई बार बात हुई, कुछ किसान नेताओं से मेरी भी बात हुई। बात यह है कि क्लॉज टू क्लॉज बात करने को जब सरकार तैयार है, तो ये रट लगाना कि ये कानून वापस लो, ये तो जिद है। अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए, किसी को भी नहीं लगना। अच्छा, हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर से जैनेंद्र मौजूद हैं, यूपी गेट से अभिषेक रावत मौजूद हैं। पहले जैनेंद्र का रुख करते हैं और जानते हैं जैनेंद्र से कि आज ट्रैक्टर वाला जो ट्रेलर किसानों ने दिखाया उसकी क्या तस्वीर उभरी। जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना तस्वीरें आप देख रही हैं, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और कई लोग जो काफी लंबे समय से किसान आंदोलन में शामिल रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले काफी समय से इस तरीके का हुजूम जो है वो सड़कों पर नहीं उमड़ा। इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉलियां जो हैं वो सड़कों पर नहीं उमड़ी। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और उनमें सवार हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे पर आज मार्च किया है रोमाना। और जैसा आपने बताया दर्शकों को, ये शक्ति प्रदर्शन है सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश, ताकि सरकार जो है वो किसानों की मांग मान ले। अपडेट मैं ये दे दूं
कि जो सुबह 11 बजे ये ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ था, वो तकरीबन हर पॉइंट पे अब ये जो ट्रैक्टर मार्च है वो खत्म हो चुका है और सभी ट्रैक्टर अब अपने पहले पॉइंट पर यानी जहां से शुरू हुए थे वहां लौटने लगे हैं। हालांकि अभी भी कुछ ट्रैक्टर जो है वो बड़ी संख्या में अभी भी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर है, लेकिन शाम तक वो भी एक्सप्रेसवे से उतर जाएंगे और अपने अपने बिंदु पर, प्रस्थान बिंदु पर चले जाएंगे। जी, अगर आप समय दें तो कुछ किसान जो आज के कुछ दिक्कत आ गई है तकनीकी में, दोबारा हाँ, जैनेंद्र का रुख करूंगी। इस बीच हम आपको सीधे अभिषेक रावत के पास लेकर चलते हैं। अभिषेक, जिस बात का जिक्र यहाँ पर जैनेंद्र भी कर रहे थे कि कल बातचीत, उससे पहले आज किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन, क्या उम्मीद कर रहे हैं किसान उनके इस दम दिखाने से क्या कल की बातचीत पर कोई असर पड़ेगा? स्पष्ट है कि किसानों ने अपनी एकता को सरकार के सामने दिखाया है। इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुंचे हैं हर पॉइंट पर। न केवल पॉइंट से जो ट्रैक्टर इकट्ठा होकर आगे चले थे केवल वही, बल्कि बीच रास्ते में भी कई बड़ी संख्या में जो है ट्रैक्टर इस रैली में जुड़े थे, जो आगे दादरी, जैसे यहाँ से गाजीपुर से दादरी तक गए हैं ट्रैक्टर रैली, तो वो लोग हजारों की संख्या में हो गए थे। जबकि यहाँ से अगर हम सुबह की बात करें 9:30 बजे के आसपास लगभग 200 से 250 की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ से आगे बढ़े थे, लेकिन वो काफिला आगे जाके लगभग 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर का हो गया था। और किसान नेता राकेश टिकैत ने हमसे जब बात करी तो एक बात स्पष्ट करी कि हम तब तक यहाँ पर अड़े रहेंगे जब तक कि ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, चाहे इसके लिए हमें मई 2024 तक का इंतजार करना पड़े। तो स्थिति स्पष्ट है और किसानों का संदेश भी स्पष्ट है कि वो अपनी मांगों पर अडिग हैं और वो झुकने वाले नहीं हैं। अगर कहीं किसी को झुकना है तो केंद्र सरकार को ही किसानों की बातें माननी होंगी, तब जाकर ये जो आंदोलन है वो शांत होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से जरा दर्शकों को जैनेंद्र के पास लेकर चलती हूँ। जैनेंद्र, आप कुछ किसानों से बात भी करना चाह रहे थे और मेरे मन में भी एक सवाल है कि जब बातचीत चल रही है सरकार के साथ, कल भी बातचीत का अगला दौर है, उससे पहले ये शक्ति प्रदर्शन, ये दम दिखाना, कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? जरा मन तो टटोलिए किसानों का, बातचीत कीजिए जरा उनसे। जैनेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल रमाना जी जैनेंद्र, कल अगले दौर की बातचीत से पहले आज किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन, इसका क्या असर देख रहे हैं किसान? इससे क्या हासिल करने की उम्मीद है? नहीं, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है जैनेंद्र से। हम लगातार कोशिश कर रहे थे जैनेंद्र से संपर्क करने की ताकि कुछ किसानों से भी वो बात कर पाते। फिलहाल ये ट्रैक्टर रैली जो आज किसानों की तरफ से निकाली गई, और ये जो ट्रैक्टर था बेसिकली ये ट्रेलर था, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि साहब अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, और मांगे वही हैं उनकी, वो जो 3 नए कृषि कानून बनाए मोदी सरकार ने वो तीनों खारिज किए जाएं, तो फिर 26 जनवरी को इसी तरीके की तस्वीरें राजधानी दिल्ली में वो दिखा देंगे ट्रैक्टर के जरिए। अब बात कर लेते हैं बदायूं कांड की। इस कांड के बाद पीड़िता के जो बेटे हैं उनसे अंकित गुप्ता ने, हमारे सहयोगी, उन्होंने बातचीत की है और पीड़िता के बेटे ने पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे शाम 5 बजे मंदिर जाने के लिए उसकी मां को फोन करके बुलाया गया। मां ने बेटे से कहा था कि वो रात को नानी के यहाँ रुकेंगी। रात में कुछ लोग गाड़ी से आए और मां को खून से लथपथ छोड़कर चले गए। अगली सुबह दामाद के पहुंचने पर परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पीड़िता के बेटे ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है और पूरी घटना बताई है। तो ये खबर बदायूं कांड से जुड़ी हुई। कल ये खबर सामने आई, सुर्खियों में आई। सवाल प्रशासन को लेकर भी उठे कि आखिरकार प्रशासन ने इतनी लापरवाही क्यों बरती। घंटों के बाद एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया और उसके बाद जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। और इस पूरे मामले पर अब परिवार से जो एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है वो जरा सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो मृतक महिला है, उनके दामाद लगते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जानकारी निकल के अब तक सामने आई है और क्या वो सवाल हैं जो आप लोगों के जहन में बार बार उठ रहे हैं? सवाल यही है, जब वो बाबा बोल रहा है कि चंदोसी भी ले गए थे और मेहती भी ले गए थे, तो मेहती और चंदोसी ले गए, इलाज क्यों नहीं कराया?
और किसी को फ़ोन क्यों नहीं कराता? फ़ोन तो सारे लोगों के हैं, उन पर रिश्तेदार हैं, तो फ़ोन करते वो लोग, यहाँ पे डाल के गए, किसी को बता के जाते, या ये थे साले थे और इन लोगों को बता के जाते, बताते सारी घटना ऐसे ऐसे बात है, तो ये ले जाते। तो फिर आगे ये तो अखबार उड़ा रहे हैं ये लोग, प्रशासन है, तो प्रशासन भी साथ दे रहा है। जब यहाँ से 11 बजे ये लोग गए हैं तो यहाँ तो साधन तो कुछ है नहीं, तो जाते हैं, टाइम भी लगता है, उमहती कम 8-9 किलोमीटर है, वहाँ पे भी गए थे। तो वहाँ पे गए थे, उसके बाद में 1-1:30 बजे के बाद में, शुरू में 11 बजे गए थे, 12 बजे वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पे तो था नहीं कोई। फिर उसके बाद में 1-1:30 बजे के बाद में वहाँ पहुँचे थे, फिर वहाँ पे 112 पे फ़ोन किया, तुरंत पुलिस आई थी, फिर कार्रवाई चालू हो गई थी। वहाँ पहुँचे थे, मेबली पहुँचे थे बाबा के पास में, बाबा से भी जानकारी ली थी इन लोगों ने, क्यावली के भी गए थे और भी लोग गए थे। तो उनसे पूछा, वो कह रहे क्या वो कुएँ में गिरेंगे? कुएँ में गिरने का कोई सवाल ही नहीं है, कुआँ तो अलग है, साइड में है कमरे, इधर भी गेट है, इधर भी गेट है। तो वहाँ कैसे पहुँची वो लोग? बाबा बोल रहा है पूजा कर रहा था, पूजा करके मैं आया था वापस। फिर बाबा को खबर, अकेले ही बाबा को, और भी चेले रहते हैं, बाबा को कैसे खबर पड़ी कि वो कुएँ में है? और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन साहब मौजूद हैं, जबकि बदायूं से हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता और लखनऊ से मेरे सहयोगी रणवीर मौजूद हैं। पहले अंकित का रुख करते हैं, ग्राउंड जीरो पर अंकित मौजूद हैं। अंकित, अभी भी वो सवाल जो परिवार के मन में हैं, जिन्हें लेकर परिवार परेशान है, रखिए वो दर्शकों के सामने। ये बिल्कुल परिवार के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जब जो उनके बेटे से मैंने बात की है, जिनके अभी आपने दामाद की बात सुनाई थी, जो मृतक महिला थी, वो ये इस मंदिर में आई थी। ये वो मंदिर है जहां पर वो महिला आई थी 3 तारीख की शाम को, लेकिन जब घर पहुंची हैं तो वो बेसुध थी। उनके बेटे का कहना था कि उनका जो है नब्ज नहीं चल रही थी, उनके दिल की धड़कन रुक चुकी थी। चलिए पहले आपको ये मंदिर परिसर दिखाते हैं जिसमें वो महिला आई थी। और वो सवाल ये है कि ये जो मंदिर परिसर है, इसी के पास में ही महिला का जो मायका है वो है, उनकी जो बेटी का ससुराल है वो है, दामाद का जो घर है वो यहाँ से कुछ दूरी पर है। लेकिन बाबा का कहना है कि यहाँ पर ये देखिए, पुलिस ने बाकायदा यहाँ पर मार्किंग की हुई है कि डू नॉट क्रॉस दिस लाइन। ये इसके ठीक पीछे वो एक और मार्किंग है, वहां पर कुआं बताया जा रहा है। तो परिवार का ये कहना है कि आखिर अगर वो जो पूजा पाठ के लिए आई थी, तो पूजा पाठ यहाँ पर बाहर होता है। यहाँ पर हवन कुंड बना हुआ है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ, ये हवन कुंड बना हुआ है। पूजा पाठ यहाँ होता है, तो महिला वहां क्या करने चली गई? अमूमन ऐसा नहीं होता है। तो जो परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आसपास गांव में उनके रिश्तेदार हैं, तो अगर वो कुएं में गिरी भी थी तो उन रिश्तेदारों को क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं उन जो रिश्तेदारों को इन्फॉर्म किया गया? क्योंकि जो बाबा है, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम की पुलिस अब बात कर रही है, जो फरार है, उसका ये दावा था कि वो महिला को लेकर के जब वो कुएं में गिरी, अस्पताल भी गया, क्लिनिक में गया, लेकिन डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि किसी परिवार वाले को लाइए, और कोई परिवार वाला था नहीं, इस वजह से महिला को लेकर के उनके घर पे छोड़ आए थे। ये बाबा का दावा था, जो बाबा फरार है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज आपको और बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त जहां मंदिर पर मौजूद हूं, यहां से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है जिस थाने पर वो जो परिवार के लोग थे, अगले दिन यानी कि 3 तारीख की घटना है, 4 तारीख को दोपहर 12-12:30 बजे आए थे, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। अभी जब मैंने एसएसपी से बात की है, उन्होंने कहा कि हाँ, प्राइमा फेसाई यानी शुरुआती तौर पर हमारी ये दिक्कत रही है, हमसे जो चूक हुई है, हमारे अधिकारियों से चूक हुई है, और इसी वजह से थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। और उसकी वजह क्या हुई, अगर आप मेरे को 1 मिनट दें, उसकी वजह जो चूक हुई है, उसकी वजह का खामियाजा उठाना पड़ा ये कि जो मुख्य आरोपी बाबा है वो फरार हो गया है, जिसके ऊपर आज की तारीख में 50,000 का इनाम रखा गया है। क्योंकि जिस दिन वो लोग, जो परिवार वाले लोग थाने आए थे, उस दिन वो बाबा यहीं पर बैठा हुआ था। सवाल यही है कि आखिरकार मुख्य आरोपी अब तक फरार कैसे? मुझे लगता है एके जैन साहब को आना चाहिए। एके जैन साहब, 4 दिन हो गए और मुख्य आरोपी फरार है, ये तो अपने आप बड़ा सवालिया निशान है लखनऊ यूपी पुलिस पर। पकड़ा जाना चाहिए। जब उस महिला की इंजरीज को देखा गया कि उसके इतने इंजरीज हैं, उसके ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको बाबा को तभी हमको डिटेन कर लेना चाहिए था पुलिस को, और सीनियर ऑफिसर्स को उसकी सूचना देनी चाहिए थी। इन्होंने एसएचओ ने एसएसपी को गुमराह किया, इस घटना की गंभीरता को नहीं बताया, वरना तत्काल अधिकारी आते, महिला पुलिस अधिकारी आती। अगर कोई भी डॉक्टर नहीं भी थी तो महिला पुलिस अधिकारी उसको, उसकी चोटों को देख सकती थी, और तभी तय हो सकता था कि क्या बलात्कार का केस तो नहीं है। तो जो एक महत्वपूर्ण समय था वो गंवा दिया, जिसकी वजह से कि आज पुलिस की कई टीमें
उसके पीछे लगी हुई हैं बाबा को पकड़ने के लिए जी। और जितने भी मिसिंग लिंक्स हैं केस के वो तभी मिल जाएंगे जबकि बाबा पकड़ जाएगा। तो बाबा से पूछताछ में सारी घटना का पर्दाफाश होगा। बिल्कुल, जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्त में नहीं आता है तब तक इसी तरीके से ये गुत्थी उलझी रहेगी। लेकिन इस सब के बीच हालांकि मुख्यमंत्री ने कल संज्ञान ले लिया था, उन्होंने जांच के कड़े से कड़े कदम उठाने के निर्देश दे दिए थे। बावजूद इसके सियासत किस तरीके से हो रही है इस पूरे मामले पर, रणवीर? देखिए, मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया और इसमें सही जांच हो और सही जांच हो करके ये पूरा मामला जो है साफ हो जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि एडीजी बरेली जोन और एसटीएफ ये दोनों जांच करेंगे और जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो चौकी और थाने स्तर पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी जब तक मामले की गंभीरता को नहीं समझेंगे, जब तक सही समय पर रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई नहीं करेंगे, इस तरह के मामलों को रोकना बहुत मुश्किल होगा। वजह यह है कि जब शिकायत लेकर के कोई थाने पे जाता है तो वो बहुत उम्मीदों के साथ जाता है, लेकिन कांस्टेबल या एसओ लेवल का जो अधिकारी है वो जब शिकायत सुनता है तो एफआईआर दर्ज, नारायण फरार हो गया है। तो 3 तारीख की घटना, आज 7 तारीख है, 4 दिन हो चुका है। अब वो तो जब तक जिस तरह से सत्यनारायण फरार हो गया है, तो 3 तारीख की घटना, आज 7 तारीख है, 4 दिन हो चुका है। अब वो कहाँ है ये नहीं पता। तो जब तक चौकी और थाने स्तर पर पुलिस वालों को संवेदनशीलता के साथ मामलों की सुनवाई करना नहीं सिखाया जाएगा, तब तक इस तरह के मामलों को रोकना बहुत मुश्किल है। सरकार की तरफ से इसका हल कैसे निकले सर? क्योंकि हम सर बार बार इसी तरीके की खबरें होती हैं, इसी तरीके के डिस्कशंस होते हैं, ऐसी चर्चाएं हम करते हैं और वही बात सामने निकल कर आती है कि साहब आपको वो जो जमीनी स्तर पर पुलिस वाला काम कर रहा है ना, उसको कम से कम सेंसिटाइज कीजिए, तभी कुछ लगाम लग पाएगी। तो कैसे उनको सेंसिटाइज किया जाए सर? नहीं, सेंसिटाइज किया जाता है। देखिए, इस प्रकार के प्रकरणों में जो लापरवाही है उस कमी भी आ रही है। आपके सामने वही प्रकरण आते हैं जिनमें लापरवाही बरती गई है। बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिनमें त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और मामला वहीं का वहीं शांत हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये विश्वास रहता है पुलिस ने सक्रियता दिखाई, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जिन प्रकरणों में लापरवाही होती है वही मामले हाईलाइट होते हैं। जैसे कि ये उघैती वाला है, ये शर्मनाक प्रकरण है, पुलिस ने इसमें देरी कर दी और मुख्यमंत्री जी ने एनएसए लगाने के ऑर्डर्स दिए हैं, एसटीएफ को बता दिया, ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि इसकी मुख्य अभियुक्त की अरेस्ट करें। मैं समझता हूं कि 1-2 दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक के भी ऑर्डर्स कर दिए गए हैं। उनको कंपनसेशन भी दिया जा रहा है। कंपनसेशन से हालांकि वो बेचारी महिला वापस नहीं आ सकी है, पर अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट और सीनियर ऑफिसर्स जो भी संभव प्रयास है क्षतिपूर्ति का वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बदायूं कांड, जिसने एक बार फिर से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश को शर्मसार किया है, उसमें संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से जल्द जांच को नतीजे तक पहुंचाने की बात तो कह दी गई है, लेकिन मुख्य आरोपी 4 दिन बाद भी अब तक फरार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।